सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सुप्रभात, स्वागत है, अभिनंदन है। मस्तक पर सजे सफलता का चंदन, यही शुभकामना, यही शुभेच्छा है। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय अन्य गणमान्य अतिथियों के साथ सभागार में पधार चुके हैं। आप सभी से अनुरोध है कि आप उनका स्वागत करतल ध्वनि से करें। स्वागत है आपका। हम हर्षित हैं श्रद्धेय डॉक्टर नंद किशोर गर्ग, कुलाधिपति महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय, सम्माननीय स्वामी सुमेधानंद सरस्वती जी, संसदीय सदस्य एवं सदस्य स्टैंडिंग कमेटी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, माननीय डॉक्टर अब्दुल रहमान अंसारी, असिस्टेंट प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय, सम्माननीय श्री विनोद गर्ग जी अध्यक्ष, स्वर्गीय श्री केसी गर्ग स्मृति संभाषण श्रृंखला, आदरणीय श्री प्रेम सागर गोयल जी चीफ पैटर्न मेट्स, आदरणीय श्री शिवदत्त गुप्ता जी, आदरणीय श्री ब्रजभूषण गुप्ता जी, महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के सभी मौजूद ट्रस्टीगण, श्री सत्यनारायण गर्ग जी, श्री जय कुमार जी, श्री रिछारिया जी, श्री अशोक कुमार गुप्ता जी, श्री ज्ञानेंद्र श्रीवास्तव जी, CEO मेट्स, श्री BL महाजन जी, निदेशक महाराजा अग्रसेन एजुकेशनल सोसाइटी, माननीय प्रोफेसर ML गोयल, निदेशक मेट, माननीय प्रोफेसर MK भट्ट, निदेशक मेम्स, माननीय श्रीमती शारदा शर्मा, प्रधानाचार्य महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय मुंडका, अन्य सभी गणमान्य अतिथियों, यहाँ बैठे विद्वत समाज का, प्यारे छात्र छात्राओं का हम 14वें स्वर्गीय श्री केसी गर्ग स्मृति संभाषण श्रृंखला में स्वागत करते हैं। आज का हमारा कार्यक्रम समर्पित है पिता के मान को, पिता के आधार को। कार्यक्रम का आरंभ हम पिता को समर्पित चंद पंक्तियों से करेंगे। पंक्तियाँ लिखी हैं निदा फाजली साहब ने, कृपया ध्यान दें। तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया, मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते। तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई थी वो झूठा है। वो तुम कब थे? कोई टूटा हुआ पत्ता हवा से हिल के टूटा था। मेरी आंखें तुम्हारे मंजरों में कैद हैं अब तक, कहीं कुछ भी नहीं बदला। तुम्हारे हाथ मेरी उंगलियों में सांस लेते हैं। मैं लिखने के लिए जब भी कलम कागज़ उठाता हूँ, तुम्हें बैठा हुआ अपनी ही कुर्सी में पाता हूँ। बदन में मेरे जितना भी लहू है वो तुम्हारी लफ्ज़िशों नाकामियों के साथ बहता है। मेरी आवाज़ में छुपकर तुम्हारा जहन रहता है। मेरी बीमारियों में तुम, मेरी लाचारियों में तुम। तुम्हारी कब्र पर जिसने तुम्हारा नाम लिखा है वो झूठा है। तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूँ, तुम मुझ में जिंदा हो। कभी फुर्सत मिले तो फातिहा पढ़ने चले आना। पिता मरा नहीं करते, वो जिंदा रहते हैं हम में एक एहसास बनकर। अब मैं अनुरोध करती हूँ हमारे कुलाधिपति महोदय डॉक्टर नंद किशोर गर्ग एवं सभापति महोदय श्री विनोद गर्ग जी से कि वे अब फ्लोरल वेलकम के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। और सबसे पहले हम दीप ज्योति के लिए प्रस्तुत होंगे सभी हमारे अतिथि महोदय। दीप ज्योतिर्परब्रह्म दीप ज्योतिर्जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। ईश्वर का स्वरूप है प्रकाश, परमपिता को सच्ची श्रद्धांजलि है प्रकाश। शैक्षणिक संस्थान की परंपरा को कायम रखते हुए दीप ज्योति का आरंभ। दीप प्रज्वलित कर शिक्षा की अलख को सदैव दैदीप्यमान रखने का संकल्प।
श्री चैतन्य पब्लिक स्कूल के विद्यार्थी प्रस्तुत हैं सरस्वती वंदना के साथ। सबकी सपना तेरे हो
सतमयी तू है, ज्ञानमयी तू है, ब्रह्ममयी तू है। हम भक्तों को वर दे, वर दे, वर दे, वर दे, वर दे, वर दे, दीना वादिनी वर दे। धन्यवाद प्यारे बच्चों। रूहानी प्रकाश को हमारा प्रणाम। चमक उठता है जर्रा जब शुआएं उस पे पड़ती हैं, निखर जाती निगाह है जब निगाहें उस पे पड़ती हैं। दीनो ईमा है तसद्दुक एक निगाह लुत्फ पर, ता अबद जारी रहे ये फैज़ शाहाना तेरा। Time now for the floral welcome. Now may I have pleasure to request Dr. Nandkishore Gar to present bouquet to Swami Shri Sumedhanand Saraswati ji. I request Shri Satyanarayan ji to extend floral welcome to our chief guest, Dr. Abdul Rahman Ansari. We are here in the auditorium of Maharaja Agrasen Institute of Technology for the 14th lecture series to commemorate the memory of late Shri K.C. Garg. The march towards parliamentary democracy was indeed very long, until it reached a milestone on 26th January 1950, of course in Indian context, when our country became a parliamentary democracy by adopting the constitution as the testament to run the recently liberated nation. From the earliest legend on kingship in the later Vedic text Aitareya Brahman to benevolent monarchies, feudal setups to oligarchies, and republics of ancient India, the country had witnessed a plethora of political thoughts and systems. In as early as 6th century BC and onwards, sovereignty of a single monarch was the most common form of polity. However, powerful republics like Vraji also existed and challenged monarchies. Mahabharata takes full cognizance of such tribes in Western India. Such republics survived at least until the 5th century AD, a fact attested by many inscriptions and numismatic evidences. One such important republican tribe was Yodhaya of northern Rajasthan. But in the current sense of the word, it was not until 18th century that the seeds of democracy found a fertile seedbed in France and America. These ideas of democracy, which were germinating in France and America, witnessed the most vibrant manifestation in American Declaration of Independence and French Declaration of Rights. And these two watershed events gave the ideas of democracy tremendous popularity and, above all, advertisement. In fact, the phrases of American Declaration of Independence and the French Revolution stirred the people to the depth. The people around the globe wanted freedom from dogmatic religion and despotic rule and imperialism, and their efforts were translated in parliamentary democracy. Liberty, equality, fraternity, and our democracy today, we are here to discuss the relevance of parliamentary democracy for the present and for the bright future of our country. I am privileged to announce before the august and knowledgeable audience that today amongst us is present Dr. Abdul Rahman Ansari to throw light on the subject we have congregated to listen to. An academician,
Associated with Delhi University, Dr. Rahman completed his doctorate from the country's prestigious Jawaharlal Nehru University. A couple of books and several articles on political science adorn Dr. Rahman's academic credentials. I now bring to the audience Dr. Abdul Rahman Ansari for a talk on the topic Future of Parliamentary Democracy in India. Sir. गुड आफ्टरनून। मंच पे बैठे हुए सारे क्या कहें बुजुर्ग और माननीय गण और सभा में बैठे हुए सारे लोगों को गुड आफ्टरनून। थोड़ा सा फॉर्मेलिटीज़ को लेकर प्रॉब्लम है, आप लोग उसको प्लीज़ एक्सक्यूज़ कर दीजिएगा उसको। मुझसे मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और ये जो टॉपिक है फ्यूचर ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी उसके ऊपर बात रखने का जो मुझे मौका मिला है। उसमें बहुत सारी चीज़ें जो मुझे इंट्रोड्यूस करते समय कही गई, उसमें एक हिस्ट्री पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का आपके सामने उन्होंने रखा है, एक शॉर्ट फॉर्म हिस्ट्री रखा। मेरा जो लेक्चर होगा वो मुख्यतः उसी हिस्ट्री के ही को ही कॉन्टेक्चुअलाइज करते हुए आज के समय में कैसे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है रिलेवेंट है, और इसका जो रिलेवेंस है वो जो क्यों हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। क्योंकि आज जो हम देख रहे हैं हमारे चारों तरफ जो माहौल है, खास करके जो यंग जनरेशन है, उसके अंदर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को लेकर एक तरह का पेसिमिज्म है, एक तरह का उनके अंदर एक तरह की भावना है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज़ नॉट वर्किंग एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस ऑफ इंडियाज़ अंडर डेवलपमेंट। हमारा जो विकास है वो पार्लियामेंट इसलिए हम पिछड़े हुए हैं चाइना से या बाकी दुनिया के देशों से, क्योंकि हमारे देश में डेमोक्रेसी है और हर चीज़ के लिए हमें डिबेट डिस्कशन में जो टाइम हमारा बर्बाद होता है उसी के कारण हमारा विकास नहीं होता। मेरा जो लेक्चर होगा वो इसी बात को एम्फेसाइज करते हुए होगा कि कैसे ये जो समझ है हमारी जो डेमोक्रेसी के प्रति कि डेमोक्रेसी विकास का विरोधी है, वो एक गलत समझ है। क्योंकि मैं एक कोट से यहाँ बात शुरू करना चाहता हूँ कि 2015 में इसी साल चिल्ड्रंस मूवमेंट फॉर सिविल अवेयरनेस और इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो ने एक सर्वे किया पूरे भारत भर में 11 मुख्य शहरों में, और करीब 10,000 यूथ से जो यंग जनरेशन है जो इस कॉलेज में पढ़ता है या स्कूल में पढ़ता है या यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ता है, उनके बीच एक सर्वे किया, और उस सर्वे से जो बात निकल के आई वो ये थी कि उसमें से करीब 60% जो लोग थे वो मानते थे कि भारत के लिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अच्छी नहीं है, हमें एक स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए। कई बार हम युवाओं से बात करते हुए कॉलेज में पढ़ाते हुए जब हम छात्रों से इंटरेक्ट करते हैं तो वो बात में कहते हैं कि हमारे यहाँ एक क्या डिक्टेटर चाहिए, हिटलर जैसा डिक्टेटर चाहिए, तभी हमारा देश जो है तेज गति से विकास कर पाएगा। तो ये जो पेसिमिज्म है, उस पेसिमिज्म के पीछे मुख्य रीज़न क्या है? वो मेन रीज़न है मुझे जहाँ तक लगता है कि जिस तरीके से आज हमारा पार्लियामेंट जो है खास करके पिछले 20-25 सालों में जिस तरीके से फंक्शन कर रहा है, उस फंक्शनिंग को देखकर एक तरह का पेसिमिज्म हमारे युवाओं के बीच में घर कर गया है। कि कुछ दिनों पहले इंग्लिश डेली हिंदू ने एक एडवर्टाइजमेंट निकाला जिसमें उसमें कहा गया, क्लासरूम में बच्चे बैठे हैं और टीचर पढ़ा रहा है, वो कहता है कि आज हम लोग मॉक पार्लियामेंट खेलेंगे, हम लोग पार्लियामेंट कैसे काम करता है उसका प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसे वो बोलता है वैसे ही सारे बच्चे जो है आपस में मारपीट गाली गलौज सब करने लगते हैं। तो ये एक सिंबल है, ये दिखाता है कि हमारे युवाओं के बीच में हमारे पार्लियामेंट को लेकर क्या इमेज है। तो अगर पार्लियामेंट को लेकर ये इमेज है तो ऑफ कोर्स वो चाहेंगे कि इस तरह की पार्लियामेंट हमें नहीं चाहिए जो
जो हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं जो मछली बाजार है, वो हमें नहीं चाहिए, और इसीलिए एक तरह का विरोध है। लेकिन मेरा मानना है, और मैं फिर से उसको रीएम्फसाइज करूँगा कि ये जो समझ है इसको थोड़ा हमें दुरुस्त करने की ज़रूरत है, उसको हमको ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत जैसे देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट है हमें, और इसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के प्रति जो दुराभाव है या जो प्रॉब्लम्स हैं, उसका मुख्य रीज़न मुझे जहाँ तक लगता है, वो पहली चीज़ वो है कि डेमोक्रेसी को लेकर जो हमारी समझदारी है। आमतौर पे हम मानते हैं कि डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एक शासन का तरीका है, और अगर ये शासन का तरीका है तो वो शासन सबसे अच्छा है जो ज़्यादा तेज गति से विकास करता हो। यही अगर हम डेमोक्रेसी को सिर्फ शासन के तरीके के तौर पे मानेंगे तो ये बात हमारे दिमाग में आएगी, हमारे जहन में आएगी। आई थिंक दैट दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, it needs to be expanded. Democracy is not only the form of government, it is more than that. It is way of life. It is the system of society. How society is a social structure. जब तक हम उस डेमोक्रेसी को उस तरीके से नहीं देखेंगे, तब तक हम डेमोक्रेसी के प्रति जो हमारा रिस्पेक्ट है, डेमोक्रेसी के प्रति जो हमारा थैंकफुलनेस है, वो नहीं आएगा। कैसे सिस्टम ऑफ सोसाइटी है? वो सोसाइटी डेमोक्रेटिक है जो धर्म, जाति, लिंग के आधार पे जो भेदभाव है समाज में, उसको नहीं मानता, जो इक्वालिटी में विश्वास करता है। वो समाज जो इक्वालिटी पे बेस्ड है वो डेमोक्रेटिक है। जो इक्वालिटी पे बेस्ड नहीं है वो नॉन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ है, चाहे वो दुनिया की कोई भी सोसाइटी हो। जब 17वीं शताब्दी में, मैं हिस्ट्री पे आऊँगा थोड़ी देर में, पर अगर हम इस बात को देखें कि डेमोक्रेसी के 3 बेसिक एसेंस है। फ्रेंच रेवोल्यूशन का जिक्र किया गया था मुझे इंट्रोड्यूस करते समय, कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो फाइट था वो इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी का फाइट था। वो स्लोगन था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, और उस फ्रेंच रेवोल्यूशन जो सबसे सेंट्रल बात थी वो थी इक्वालिटी की। कि क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुआ? राजाओं के खिलाफ हुआ। जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, जो राजा थे, वो जन्म से ही उनको जो प्रिविलेजेस मिले हुए थे, आम जनता ने उन प्रिविलेजेस के खिलाफ रिवोल्ट किया और कहा कि हमें इक्वालिटी चाहिए। तो वो, अगर हम इक्वालिटी को सेंट्रल माने डेमोक्रेसी के डेफिनेशन में, तो हम ये देखेंगे कि इट इज़ नॉट ओनली अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माइट नॉट बी डेमोक्रेटिक, बट इक्वालिटी शुड बी देयर। ये सारे अग्री करते हैं कि इनइक्वालिटी डिज़ायरेबल नहीं है। ये सारे अग्री करते हैं कि अगर हमें सिविलाइज्ड नेशन के तौर पर रिकॉग्नाइज होना है तो हमें डिफरेंसेस को टॉलरेट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कुर्ते पजामे में खड़ा हूँ, कोई सूट बूट पहना है, किसी ने दाढ़ी रखी है, किसी ने नहीं रखी है, कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई कुछ खाता है, कोई कुछ खाता है। आजकल इस तरह की चीज़ों को लेकर भी डिबेट है। तो अगर टॉलरेशन नहीं होगा जिस सोसाइटी में, वो सोसाइटी डेमोक्रेटिक नहीं है। भले ही आप कितना ही इलेक्शन कर लो, हर 5 साल पे इलेक्शन हो, आपका पार्लियामेंट बहुत अच्छे से फंक्शन करता हो, लेकिन अगर सोसाइटी में टॉलरेंस नहीं है तो वो सोसाइटी डेमोक्रेटिक नहीं है। तो इक्वालिटी, टॉलरेंस, ये 2 चीज़ें हैं। वॉल्टायर ने, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का आइडियोलॉग था, जिसके बारे में कहा जाता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन को लाने में उनके द्वारा लिखी गई किताबों का, उनके द्वारा कही गई बातों का बहुत असर था। वोल्टायर ने कहा था कि डेमोक्रेसी का, लिबरलिज्म का एसेंस क्या है? लिबरलिज्म का एसेंस है कि इवन इफ आई डिसएग्री विथ यू, आई विल डिफेंड योर राइट टू से वट एवर यू वॉन्ट टू से टिल माई डेथ। जब तक मेरे पास जान है, मैं आपको जो कहने का अधिकार है, उस अधिकार की रक्षा के लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ, डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं आपसे अग्री नहीं करता, मेरे और आप में कोई सहमति नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जो कहना है वो कहने का अधिकार है, और उसको रक्षा करने का मेरी जिम्मेदारी है। ये टॉलरेशन, ये इसेंस है डेमोक्रेसी का। जिस दिन हमारे समाज में टॉलरेशन, इक्वालिटी आएगी, वही डेमोक्रेसी होगा। तो अब अगर हम टॉलरेशन और इक्वालिटी को डेमोक्रेसी का इसेंस मानते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारे देश में तो लोकतंत्र है। 1952 में पहली बार इलेक्शन हुआ आज़ादी के बाद, और आज तक करीब 15 पार्लियामेंट्स के इलेक्शन हो चुके हैं, जनरल इलेक्शन हो चुके हैं। उन 15 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के बावजूद भी हमारे समाज में इनइक्वालिटीज़ प्रिवेल करती हैं।
उन 15 इलेक्शंस के बाद भी हर राज्य में अलग से इलेक्शंस होते हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ के इलेक्शन होते हैं, हर जगह के इलेक्शन होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे समाज में असमानता है, जाति भेद है, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, रीजन के आधार पे। उन इलेक्शंस के बावजूद भी हम एक दूसरे के विरोधी हैं, हम टॉलरेट नहीं करते, हमारे अंदर सहिष्णुता की कमी है, तो हम डेमोक्रेटिक अभी हुए नहीं हैं। जब हम डेमोक्रेटिक हुए ही नहीं हैं तो हमें डेमोक्रेसी को रिजेक्ट करने का अभी कोई अधिकार नहीं है। जब तक हम उसको एक्सपेरिमेंट ना करें तब तक वो सही है कि गलत है, वो हम उसको उसके बारे में फाइनल कंक्लूजन, उसके बारे में कोई कंक्लूजन देने के हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। तो ये जो सहिष्णुता और इक्वालिटी की बात है, वो आप कहेंगे कि ये क्या ऊपर से टपका, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया, फंडामेंटल राइट्स की बात है। आर्टिकल 14 कहता है कि सब जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र वगैरह वगैरह के डिफरेंसेस के बावजूद राज्य सबको इक्वल ट्रीट करेगा और सारे सिटीजन से एक्सपेक्टेशन है कि वो एक दूसरे को इक्वल ट्रीट करेंगे। तो ये जो इक्वालिटी की भावना है वो कहीं ऊपर से हमारे ऊपर इम्पोज की जाएगी तो हम नहीं मानेंगे, उसको हमें अपने अंदर इनकलकेट करना पड़ता है। यूरोप के समाज में जब डेमोक्रेसी एज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एज ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज कर रहा था तो वो 1-2 दिन में नहीं हुआ। उसकी शुरुआत एथेंस में BC 300 BC के आसपास मानी जाती है। उससे भी पहले अगर हम इंडियंस कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ भी जन्म हुआ, लेकिन यूरोपियंस चूँकि सोशल साइंसेज यूरोप के द्वारा यूरोप में डेवलप हुई, इसीलिए दे डिड नॉट रिकग्नाइज आर डेमोक्रेसी। हमें इंट्रोड्यूस करते समय उन्होंने महाभारत से कुछ एग्जाम्पल दिए, लेकिन अगर महाभारत के अलावा अगर हम देखना चाहें तो हिस्ट्री में ही एक फैक्ट है कि लिच्छवी वैशाली जो आज का बिहार है, वहाँ पे लिच्छवी गणराज्य हुआ करता था, 16 महाजनपद हुआ करते थे। उन 16 महाजनपदों में एक महाजनपद हुआ करता था लिच्छवी। वो लिच्छवी का जो महाजनपद था वो एक गणराज्य था। तो अगर हम, और वो भी कब की बात है, वो बुद्ध के समय की बात है, यानी 500 ईस्वी पूर्व की बात है। तो अगर 500 और 300 ईस्वी पूर्व के बाद से यूरोप में वो ट्रेडिशन कंटिन्यू किया और हमारे यहाँ नहीं किया, तो इसके पीछे क्या रीज़न है, ये हमें सोचने की ज़रूरत है। यूरोप में वो कंटिन्यू किया, बीच में कुछ 100 साल तक डिफरेंसेस रहे, लेकिन 1215 के बाद से डिसिसिव चेंज आया ब्रिटेन के इतिहास में, जहाँ से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जन्म हुआ। 1215 में मैग्ना कार्टा साइन किया गया राजाओं और लॉर्ड्स के बीच में, और पहली बार दुनिया के इतिहास में एक पार्लियामेंट नाम की संस्था, जिसको मैग्नीशियम कॉन्सिलियम कहा जाता था, उसका जन्म हुआ। उसी कंसिलियम मैग्नीशियम कॉन्सिलियम, जो भी आप उसको प्रोनाउंस करें, वो उसी मैग्नीशियम कॉन्सिलियम ने बाद में जब ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ 1688 में, तब पार्लियामेंट का फॉर्म लिया। तो आप देखिए कि 1215 से लेकर 1688, 400 साल से ज़्यादा, और फिर 1688 से लेकर फाइनली 1928 में ब्रिटेन में यूनिवर्सल सफरेज इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी को इस्टेब्लिश किया गया, जिसमें महिलाओं को वोटिंग राइट दिया गया। ब्रिटेन भी डेमोक्रेसी था, लेकिन वहाँ पे महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं था। वोटिंग का अधिकार 1928 में मिला। तो 1215 से लेकर 1928 तक करीब 700 सालों का इतिहास है डेमोक्रेसी को ब्रिटेन में डेवलप करने में। और जब हमारे यहाँ डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश किया गया 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत, वो भी आधा अधूरा ही था। 1952 में जब पहली बार इलेक्शन हुए 1950 के संविधान के तहत, तो हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश किया गया उसको डेवलप करने का टाइम नहीं मिला हमारे, 50 साल बहुत मुश्किल से। तो 700 साल और 50 साल वो मैच्योरिटी का पता चलता है। हमारे बीच में बहुत बुजुर्ग बैठे हैं, उनके अंदर जो मैच्योरिटी है और हमारे अंदर जो मैच्योरिटी है, उसके अंदर का डिफरेंस क्या है कि उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उन्होंने ज़्यादा समाज देखा है, ज़्यादा समय देखा, तो वो ज़्यादा सही तरीके से चीज़ों को समझ और कर सकते हैं हमारे बनिस्बत। तो ये एक्सपीरियंस जो है 700 सालों का ब्रिटेन ने, उस कारण से यूरोप में और ब्रिटेन में डेमोक्रेसी जो है फ्लरिश की, डेवलप की, और हमारे यहाँ अभी भी ये एक स्ट्रगल के फेज में है। इसके अंदर भारतीय सिस्टम में हम सब जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या व्यवस्था है। हम जानते हैं कि
हमारे पार्लियामेंट में 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर है वो और उनका जो मंत्रिपरिषद है वो हमारे पार्लियामेंट के प्रति जिम्मेदार होता है। अगर हम सिर्फ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के तरीके से देखें तो कुछ साल पहले ये भी डिबेट हुआ था कि क्या हमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम अपनाना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम तो काम नहीं कर रहा है, कुछ गड़बड़ियां हैं इसमें। उसको लेके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की बात हुई, लेकिन वो नहीं हो पाया। मेरा मानना है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज बेटर देन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वाई? बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे गवर्नमेंट है वो हमारे प्रति सीधा सीधा तो नहीं, लेकिन एक तरीके से अकाउंटेबल होता है। हम अगर आइडियल फॉर्म में हमारा पार्लियामेंट काम करे तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जिन्हें हम इलेक्ट करते हैं, हमारे बीच में भी एक हमारे एमपी बैठे हैं, तो जिन्हें हम इलेक्ट करते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो सरकार से क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इस चीज़ का जवाब मांगे। वो जब जवाब मांगते हैं तो अपने लिए नहीं मांगते, वो जब जवाब मांगते हैं तो हमारे लिए मांगते हैं। तो ये चीज़ प्रेसिडेंशियल सिस्टम में नहीं है। वहाँ पे जो राष्ट्रपति होता है वो सीधा अगले इलेक्शन तक, एक बार इलेक्ट हो गया तो अगले इलेक्शन तक उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी पार्लियामेंट के प्रति नहीं है, या है तो लिमिटेड है। तो मेरे हिसाब से यहाँ डे टू डे फंक्शनिंग जो होती है पार्लियामेंट की, उसमें अकाउंटेबिलिटी पार्लियामेंट्री सिस्टम में ज़्यादा है, और भारत जैसे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम की ज़्यादा ज़रूरत है प्रेसिडेंशियल सिस्टम के मुकाबले। क्यों? क्योंकि भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पे हम जानते हैं कि 22 तो रिकग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं, 6 माइनॉरिटी रिलीजन, 1 मेजॉरिटी रिलीजन जो हमारे संविधान में रिकग्नाइज्ड है, 7 इसके अलावा और भी 100 से ज़्यादा दूसरे पंथ और रिलीजन हैं। इसके अलावा बहुत सारी जातियां हैं, इतनी कम्युनिटीज़ हैं, बहुत सारे रीजन्स हैं, बहुत सारे कल्चर्स हैं। इस डाइवर्सिटी को सिर्फ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी ही प्रिजर्व कर सकता है, उसको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं प्रिजर्व कर सकता। इसीलिए भारत की डाइवर्सिटी को देखते हुए हमें ये मानना चाहिए कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमारे लिए बेटर है। और जो राज्यसभा और लोकसभा है वो उसके अंदर जो डिवीज़न है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, चूँकि मेरा समय ख़त्म हो रहा है, मैं ये सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि चूँकि हमारे देश में इतनी डाइवर्सिटी है और हमारे देश में इतना इनइक्वालिटी है, तो हम डेमोक्रेसी अभी हुए नहीं हैं, हम अभी डेमोक्रेसी होने की प्रक्रिया में हैं। जिस दिन हम, कोई ऐसा समाज नहीं है जो पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेसी एक कंटिन्यूम के तौर पे काम करता है, जो कुछ ज़्यादा डेमोक्रेटिक होते हैं, कुछ कम डेमोक्रेटिक होते हैं। हमारी ज़रूरत ये है, हमारे फ्यूचर जनरेशन की ज़रूरत ये है कि वो डेमोक्रेसी के लिए और ज़्यादा स्ट्रगल करे। उसकी डेमोक्रेसी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ वोट देने तक सीमित नहीं है। सिर्फ वोट देने से डेमोक्रेसी नहीं सर्वाइव करता है। वोट देने के अलावा अपनी बात को कहना, जब ज़रूरत हो सरकार के खिलाफ बात आवाज़ उठाना, सरकार समाज में इनइक्वालिटीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाना, और जितने भी तरह के हमारे संविधान में राइट्स हैं उन राइट्स के लिए लड़ना। जब हम ये सीख जाएंगे, जिसको डेविड मिलर पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट कहते हैं, जिस दिन हमारा डेमोक्रेसी पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी हो जाएगा, उसी दिन हम कहेंगे कि हम एक मैच्योर डेमोक्रेसी हुए हैं। और जब तक ये नहीं होता, हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसके लिए लड़ते रहें। अंत में एक एफ.डी. रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनका एक कोट है, मैं उनके साथ अपनी बात खत्म करूंगा। उन्होंने कहा, लेट अस नेवर फॉरगेट दैट गवर्नमेंट इज आवरसेल्फ एंड नॉट एन एलियन पावर ओवर अस। द अल्टीमेट रूलर्स ऑफ आवर डेमोक्रेसी आर नॉट ए प्रेसिडेंट एंड सीनेटर्स एंड कांग्रेसमैन एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बट द वोटर्स ऑफ दिस कंट्री। जिस दिन हमारे वोटर्स ये समझ जाएंगे कि वही संप्रभु हैं, वही सॉवरिन है, उन्हीं को सब कुछ अधिकार है, और जो बाकी सब हैं वो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो पार्लियामेंट में इलेक्ट हुए हैं, उस दिन हमारी डेमोक्रेसी मैच्योर हो। मैं उसी दिन के आशा के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद सर।